तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 प्रश्नावली 3.4। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मैंने प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। ये है आपके हिंदी वाले पार्ट, यहाँ आपके इंग्लिश वाले पार्ट। तो आइए समझते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि बस ये बताओ कि जो नीचे स्टेटमेंट जो कथन दिए हैं, कथन मतलब जो स्टेटमेंट ये नीचे दिए हैं, ये बताना है कि हमें सत्य है या असत्य है। सत्य मतलब ट्रू, सत्य इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू, और असत्य मतलब फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है। तो ये बोल रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, यानी आयत, तो आयत को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल्स। आयत मतलब रेक्टेंगल, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्वायर्स। तो फिगर बना के देख लेते हैं और समझ लेते हैं। वैसे तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि सत्य है या असत्य है, और इतना लिख के काम हो जाएगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रीज़न भी समझा दूँ, तो फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पर। तो अब क्या समझना चाह रहे हैं हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल है, और ये देखना है कि क्या वो वर्ग होंगे। तो मैंने ये बना दिया एक रेक्टेंगल, और अब हम बना लेते हैं एक वर्ग यहाँ पर। तो ये है हमारा वर्ग, ये बन गया है वर्ग। तो अब दोनों में क्या खास बात होती है, दोनों को हम समझ लेते हैं। जो रेक्टेंगल होते हैं, यानी जो आयत होते हैं, उनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ये हो गया आयत। जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है इसमें। वो बोल रहे हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो वर्ग में क्या होना चाहिए, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। पर क्या आयत में ऐसा है? नहीं है। आयत में तो केवल क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यानी ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। तो जो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि भाई सभी आयत जो होते हैं उन्हें हम वर्ग कह सकते हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो वर्ग होते हैं उनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत को अगर वर्ग होना है तो उसमें चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, असत्य, यानी इंग्लिश में बोल देंगे हम फॉल्स। ये गलत बात है। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे में उन्होंने कहा है कि सभी सम चतुर्भुज। अब जो सभी सम चतुर्भुज को इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम्बस। ये जो सभी सम चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होते हैं। तो अब बी वाले में भी सिर्फ लिखना तो सत्य सत्य है, पर हम डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब जो सम चतुर्भुज होता है उसमें क्या होती हैं, चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी लगभग कुछ ऐसा हम बना सकते हैं सम चतुर्भुज, जिसमें क्या होगा कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया समचतुर्भुज। और जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, वो कैसा होता है वो भी बना लेते हैं हम। वो लगभग कुछ ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर होती हैं। यानी ये भुजा है इसके समांतर होगी, और ये भुजा है इसके समांतर होगी। और जो समचतुर्भुज है इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन इसमें भी ये खास बात होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी जो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और जो पैरेललोग्राम है, जो समांतर चतुर्भुज में, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। यानी दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समचतुर्भुज है उसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और जो समांतर चतुर्भुज है उसमें तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती ही हैं। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अब सी वाला देख लेते हैं कि सभी वर्ग, तो अब तो आपको समझ में आ गया हो, वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और समचतुर्भुज यानी रोम्बसेस। तो अब ये बोल रहे हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और आयत भी होते हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो वर्ग हैं, तो वर्ग भी बना लेते हैं हम, और फिर देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें हो रही हैं। बस प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हैं तो फिर ये प्रश्न बहुत ही आसान है आपके लिए समझना और हल करना। तो ये वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल, ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और हम बना लेंगे एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस। तो ये तीनों हमने लगभग बना लिए हैं ऐसे। ये तो अब
ये जो आकृति बनी है ये हमारी वर्ग है यानी स्क्वायर। ये जो आकृति है हमारी ये है आयत यानी कि रेक्टेंगल। और ये जो आकृति है हमारी ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तो हमें ये देखना है कि भाई जो वर्ग हैं क्या उनको हम आयत भी कह सकते हैं, और जो वर्ग हैं क्या वो समचतुर्भुज भी हो सकते हैं। तो वो तभी होगा जब वर्ग इन दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो आयत में ये कह रहे हैं वो कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। बस अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो आयत कहलाया जा सकता है। तो वर्ग में क्या है, वर्ग में तो भाई चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर चारों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब आमने सामने की तो बराबर हो ही गई ना। चारों बराबर, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन आमने सामने की तो बराबर है, यानी ये बात सही है कि वर्ग को हम जो आयत है वो उसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब वर्ग जो है उसे आयत भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि वर्ग जो फॉलो कर रहा है आयत की प्रॉपर्टी। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो वर्ग में भी होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, यानी वर्ग जो है वो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और यही तो वो पूछ रहे हैं हमसे, यही वो पूछ रहे हैं कि भाई जो सभी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज भी कहलाए जा सकते हैं और आयत भी, यानी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्ग आयत की प्रॉपर्टी की भी बात मान रहा है और समचतुर्भुज की भी। तो ये हमारा सी जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, सत्य, यानी ये हो जाएगा ट्रू। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, आसान से हैं बस, लेकिन आसान तभी लगेंगे जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अच्छे से। अब डी वाला देख लेते हैं। डी में क्या पूछ रहे हैं वो, डी में बोल रहे हैं कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, यानी जो ऑल स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स मीन्स वर्ग, आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो अब एक बार फिर से आकृति बना लेते हैं। वैसे तो अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो इसका उत्तर समझ में आ जाना चाहिए। मैं आकृति बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस केवल सत्य और असत्य लिख के आएंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये आकृतियाँ बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये बना लिया है, एक तो वर्ग और एक बना लेते हैं हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर होना चाहिए, तो ये तो वर्ग में भी होता है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होना चाहिए, ये भी वर्ग में होता है। यानी वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, यानी ये गलत बात कह रहे हैं। सच में तो ऐसा होता है, तो यानी ये कथन कैसा हो गया, ये असत्य हो गया, ये हो गया हमारा फॉल्स, ये असत्य है। अब ई की बात करनी है हमको, तो ई तो इसमें मैंने अभी कॉपी नहीं किया है, तो चलिए प्रश्न ई से मैं ज़रा इनको कॉपी कर लेता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो फिर हम उन प्रश्न के आंसर करेंगे। ये आ गया हमारा प्रश्न ई से। इंग्लिश में भी ले लेते हैं हम इसको, ये इंग्लिश में आ गया हमारा यहाँ पर। ये हो गया इंग्लिश में, तो हमने हिंदी में भी ले लिया और इंग्लिश में भी ले लिया। चलो भाई ई पार्ट करते हैं हम जल्दी से। ई पार्ट में क्या कह रहा है वो, ई पार्ट में कह रहा है जो कि ये है कि सभी पतंगें, पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट्स, वो कह रहे हैं कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। बना के देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, बना लेते हैं, जब सारे फिगर बना रहे हैं तो इसको ही बनाते हैं। तो अब अगर हम ये डायग्राम देखें तो पतंग में ये बात कही जा रही है कि भाई केवल पास पास की भुजाएं बराबर होंगी, और समचतुर्भुज में क्या होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर एक पतंग को समचतुर्भुज होना है तो पतंग में भी चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए थी, पर ऐसा तो होता नहीं है। पतंग में तो केवल पास पास की भुजाएं बराबर हैं और समचतुर्भुज में चारों बराबर हैं। इसका मतलब ये बात जो है वो असत्य है, जो पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पतंग को समचतुर्भुज होना है तो पतंग में चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। अब अगला एफ जो है उसमें वो कह रहे हैं कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो अब समचतुर्भुज को अगर हम यहाँ देखें, चित्र देखो ये अच्छा है बना हुआ है सामने, तो समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो अब समचतुर्भुज में तो क्या होता है, समचतुर्भुज में
जो होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। और पतंग में तो वो क्या कह रहे हैं, पतंग की कंडीशन केवल इतनी है कि पास पास की भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो समचतुर्भुज जो है वो पतंग की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें तो चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब पास पास की तो बराबर है ही ना, यानी ये पतंग की कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। तो जो समचतुर्भुज हैं उनको हम पतंग कह सकते हैं, ये बात सही है बिल्कुल, ये वचन सत्य है। लेकिन जो पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर समझने के लिए देखो क्या है कि अगर पतंग को समचतुर्भुज बनना है तो पतंग में चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं होती। लेकिन समचतुर्भुज को अगर पतंग बनना है तो उसमें केवल पास पास की भुजाएं बराबर होना चाहिए, जो कि होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, वो तो होगी ही ना, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जो समचतुर्भुज है वो पतंग की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि पास पास की भुजाएं बराबर हैं। लेकिन जो पतंग है वो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही, पतंग में चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो पतंग रोम्बस नहीं होगी, लेकिन रोम्बस पतंग कहे जा सकते हैं। तो ये ई वाला जो है वो असत्य है, पर एफ वाला जो है वो सत्य है। अब बात करते हैं हम जी वाले की। तो जी में क्या कह रहे हैं वो, जी में कह रहे हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यानी जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रेपीजियम। तो फिर से डायग्राम बना के देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये बात सही है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो, कि पैरेललोग्राम कैसा होता है। तो पैरेललोग्राम बनता है कुछ ऐसा, और हम बना लेते हैं अब ट्रेपीजियम, कि जो ट्रेपीजियम है वो कैसा होता है। तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम में ऐसे थोड़ा सा, अरे ये क्या हो गया, ये भी कुछ हो ही जाता है ऐसे, इसको मिटाया जाए। तो ट्रेपीजियम के लिए ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेपीजियम हमारा, ये है हमारा ट्रेपीजियम, और ये है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, और ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। तो अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या होती है। पैरेललोग्राम तब कहा जा सकता है जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम, समांतर। और ट्रेपीजियम में एक ही कंडीशन है कि केवल एक जोड़ा होना चाहिए, वो समांतर होना चाहिए, बाकी दूसरे के बारे में कुछ खास नहीं कहा कि दूसरा समांतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रेपीजियम में ये परिभाषा कही गई है कि भाई इसमें बस एक जोड़ा जो है लाइन का, एक पेयर जो है वो समांतर होना चाहिए, दूसरा समांतर हो या ना हो इस पर ऐसा स्ट्रेट फिक्स कोई रूल नहीं है। बस अगर, लेकिन अगर किसी भी चतुर्भुज में एक पेयर जो है वो समांतर रेखाओं का है तो उसे समलंब कह सकते हैं। और पैरेललोग्राम में तो क्या है, समांतर चतुर्भुज में तो दोनों ही जोड़े हैं जो पैरेलल है। यही ट्रेपीजियम की जो बात है वो तो कह रही है ना कि जो पैरेललोग्राम है उसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि केवल एक जोड़ा होना चाहिए समांतर रेखाओं का, तो इसमें एक जोड़ा तो है। अब दूसरा एक एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एक अच्छी बात है, पर एक तो मिल ही गया ना कम से कम, यानी ये बात सही है, ये हम इसको सत्य कह सकते हैं। इस बात को हम सत्य कह सकते हैं कि भाई समांतर चतुर्भुज को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम तो कहते हैं, मतलब ट्रेपीजियम कह सकते हो आप उनको। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अब एच वाला जो है, आई थिंक ये आखिरी है, ये दूसरे प्रश्न का है तो इसको हम नहीं देखेंगे। एच वाला जो है वो क्या है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, यानी ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो देखो ट्रेपीजियम तो ऊपर बना हुआ है, स्क्वायर और बना लेता हूँ मैं, अगर आपको शेप अभी तक याद हो तो स्क्वायर जो है वो लगभग कुछ ऐसा बन जाता है, ये स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं एच वाला। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या है, स्क्वायर की भी कंडीशन है कि भाई आमने सामने की जो भुजाएं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। और अब अगर देखा जाए तो ट्रेपीजियम की भी यही कंडीशन है कि बस एक जोड़ा ढूंढ लो आप समांतर का तो हम उसे ट्रेपीजियम बोल देंगे। दूसरे के लिए कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं बता रहे हैं हम। तो भाई वर्ग में भी तो है आमने सामने की भुजाएं समांतर, एक जोड़ा मिल गया, दूसरा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अच्छी बात है। यानी ये कथन भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि भाई वर्ग को भी हम समलंब कह सकते हैं, स्क्वायर को ट्रेपीजियम कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि ट्रेपीजियम की कैटेगरी को ये फॉलो कर रहा है। तो ये कथन थे हमारे सत्य असत्य वाले। देख लीजिएगा वीडियो, आप अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। कोई डाउट है
तो भाई कमेंट सेक्शन है आपके पास, इस्तेमाल कीजिएगा उसका। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ कि प्रश्न क्रमांक 2 हमसे क्या पूछ रहा है। ये है प्रश्न क्रमांक 2 हिंदी में। और अब लाएंगे हम भाई अंग्रेजी वाला। इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश इंग्लिश ये है, ये आ गया हमारा अंग्रेजी वाला सवाल। तो भाई क्या कह रहा है ये अंग्रेजी वाला सवाल और हिंदी वाला सवाल, पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये कह रहा है भाई उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, सीख लो भाई अब तो हिंदी और इंग्लिश। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्या पहचान करनी है? ऐसा चतुर्भुज बताओ जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, यानी 4 साइड्स। 4 मतलब 4, भुजाएं मतलब साइड्स, बराबर मतलब इक्वल, लंबाई मतलब लेंथ। तो भाई क्या बताना है हमको? हमें बस ये बताना है कौन कौन से ऐसे चतुर्भुज हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली हैं तो आपको पता होगा कि चार, अभी भी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वर्ग में देख के आ गए हम कि जो वर्ग है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समचतुर्भुज। ये भी हम देख के आए, पिछले सवाल में बनाए हमने 1-2 बार। समचतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रोम्बस। तो भाई रोम्बस और स्क्वायर ऐसे चतुर्भुज हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। बस यही लिखना था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? 4 समकोण हो। 4 समकोण। समकोण क्या होता है भाई? समकोण होता है 90 डिग्री। बना लेते हैं शेप तो आपको याद आ जाए। तो एक जो क्वाड्रिलेटरल है लगभग ऐसा है, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है कहाँ है भाई दूसरा क्वाड्रिलेटरल? वो ये है, ये है। क्या अंतर है दोनों में? 90 डिग्री पूछ रहे हैं भाई, तो देखो चारों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। इसमें ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। नाम याद आ गया क्या? याद आ गया तो बता दो कमेंट सेक्शन में, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसका नाम है हिंदी में आयत और अंग्रेजी में रेक्टेंगल। इसका नाम है हिंदी में वर्ग और अंग्रेजी में स्क्वायर। नाम याद कर लो भैया हिंदी अंग्रेजी में। लो भाई सिंपल सा सवाल था, दूसरा भी हो गया हंसते खेलते। चलो फिर तीसरा सवाल भी देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, क्या बोल रहा है? पहले तो ले लेते हैं सवाल, कॉपी करते हैं, और ये आ गया हमारा अंग्रेजी वर्जन। ओ हिंदी वाला कहाँ है भाई? हिंदी वाला भी तो लाओ, हिंदी वाला लाओ भाई, हिंदी वाला लाओ। कहाँ है हिंदी वाला सवाल? ये आ गया हिंदी वाला सवाल। चलो भाई अब जरा करते हैं तीसरे सवाल में क्या करना है हमको, पढ़ते हैं। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब बताओ भाई, बताओ बताओ क्या बताना है हमको। हमें ये बताना है हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे। कैसे हमें ये बताना है कि जो एक स्क्वायर है, कैसे एक स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी कैसे जो हमारा एक वर्ग है, अब वो क्या क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। वर्ग क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं। तो बस यही लिखना है हमको, क्योंकि क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए 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 वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है ना? क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी। अंग्रेजी वाले कैसे लिखेंगे भाई? अंग्रेजी वाले लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हैज 4 sides. Because square has 4 sides,
therefore it is a quadrilateral. It is a quadrilateral. हो गया भैया पहले का आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। तो तीसरे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वो ये जानना चाह रहा है, भैया ये बताओ कि जो एक स्क्वायर है उसको पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हो आप। कैसे एक जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो भाई समांतर चतुर्भुज में तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होना चाहिए, और वर्ग में भी ऐसा होता है। तो बस ये लिख देंगे हम, क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। देखो एक तरह से प्रॉपर्टी ही याद कर रहे हो आप ये सारे चतुर्भुज की, बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई। अंग्रेजी वाले कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे भाई? लिखेंगे इसको बिकॉज स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं लिखते पहले, अब थोड़ा सा कहते हैं बिकॉज इन स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर parallel and equal, therefore it is a parallelogram। ठीक है भाई, लिख लेना अच्छे से, समझ लेना, बढ़िया नंबर लिखे आना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई कितना अच्छा समझ में आया। हाँ भाई, अब तीसरे का तीसरा देखते हैं। तो तीसरे का तीसरा पूछ रहा है, भैया बताओ कि जो एक स्क्वायर है वो रोम्बस कैसे है, कि एक वर्ग है उसे एक समचतुर्भुज कैसे कह सकते हो आप लोग। बताओ भाई बताओ कैसे कह सकते हो। तो भाई फिर से प्रॉपर्टी वाली बात आ गई। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में भी तो होती है ना चारों भुजाएं बराबर। तो बस ये लिखना है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि रोम्बस में भी होती हैं, समचतुर्भुज में भी होती हैं। चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं, मतलब लेंथ बराबर होती है, बराबर माप की होती हैं। इसलिए जो वर्ग है क्या हो जाता है, एक समचतुर्भुज। माफ करना भाई डकार आ रही है। समचतुर्भुज होता है। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे भाई? अंग्रेजी में लिखेंगे बिकॉज इन स्क्वायर all four sides are of equal length, therefore it is a rhombus, or it can be called as a rhombus। वाह भाई। चौथा वाला और देखते हैं, चौथा है क्या इसमें? हाँ चौथा भी है। अब पूछ रहे हैं भैया बता दो कि जो स्क्वायर है उसे रेक्टेंगल कैसे कह रहे हो, यानी जो वर्ग है वो आयत कैसे कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत है?
तो अब देखो आयत में क्या होता है, आयत में होना चाहिए आमने सामने की भुजा बराबर। और अभी हमने एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि वो तो हमने समांतर लिख दिया। देखो वर्ग और आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए लिख दी हमने वो तो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि वर्ग में चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं, और जो आयत में भी होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए वर्ग एक आयत भी है। तो देखो मतलब वर्ग कैसा है, ऑलराउंडर है भाई वर्ग में आयत की प्रॉपर्टी भी है, वर्ग में पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी भी है, वर्ग में समचतुर्भुज यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी भी है। तो ये सब वर्ग एक ऑलराउंडर है, इसलिए वर्ग एक आयत है। लिखें अंग्रेजी में भाई कि लिख लोगे अंग्रेजी में? चलो लिख लेते हैं। बिकॉज इन स्क्वायर all vertex angle all की जगह ईच लिख देता हूँ यार, इन स्क्वायर ईच vertex angle is 90 degree, therefore it is a rectangle। तो भाई जितने अच्छे से प्रॉपर्टीज याद कर लोगे उतने अच्छे से ये आंसर देने में मज़ा आ जाएगा और लिख भी लोगे। और भी कुछ है क्या? नहीं भाई, तीसरा प्रश्न भी हो गया पूरा। अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लेना, लिख लेना अगर मैंने जल्दी जल्दी बता दिया हो तो, और अगर धीरे से बताया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से समझ लेना। चौथा प्रश्न देखें भाई क्या है, गप्पें तो बहुत मार ली अपन ने। चौथा प्रश्न कहाँ है भाई? ये रहा चौथा प्रश्न हमारा हिंदी में। फिर अंग्रेजी में कहाँ है? अंग्रेजी वाले भी आ जाओ भाई, कहाँ छुपे हो? ये आ गए हमारे अंग्रेजी वाला प्रश्न। चलो भाई फटाफट से पढ़ लेते हैं फिर क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई अब एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, विकर्ण मतलब डायगोनल, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट, एक दूसरे को मतलब ईच अदर। ये है हमारी हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब समझते हैं ऐसा कौन सा है। देखो फिर आंसर ही लिखना है बस। एक दूसरे को समद्विभाजित किस किस में करते हैं, तो एक तो हमारा आंसर है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? पैरेललोग्राम। एक ही पूछा है क्या? एक ही पूछा है तो इसलिए एक ही लिख देते हैं। दूसरा पूछते तो दूसरा भी लिख देते हैं। एक ही चतुर्भुज का नाम बताना है तो दूसरा देख लेते हैं। अब किसका बताना है? अब इसका नाम बताओ जिसमें एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं। मतलब ऐसा बताना है जहां विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो वो होता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और उसको हम बोलते हैं रोम्बस इंग्लिश में। तीसरे का क्या है? इसमें एक बताना है चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या हो? बराबर हों। तो जो हमारा आयत होता है उस आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, और आयत क्या है? रेक्टेंगल। आयत को बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल। अब एक और मज़ेदार बात मैं बताऊं कि इन तीनों ही प्रश्न जो लिखे हैं उन तीनों के लिए हमारा एक कॉमन आंसर हो सकता था, यानी वो है हमारा ऑलराउंडर कौन? वर्ग। तो अगर हम चाहते तो सबके लिए वर्ग भी लिख सकते थे उत्तर जो है स्क्वायर, पर एक ही लिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। क्योंकि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक भी होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और बराबर भी होते हैं, मतलब लेंथ में बराबर होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। चित्र भी बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली हम। तो वर्ग में बना के दिखा देता हूँ, बाकी सब में फिर होगा।
तो ये वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण क्या होते हैं इसमें? विकर्ण वो होते हैं जो कि आमने सामने की भुजाएं, जो बिंदु हैं, वर्टेक्स हैं, इनको जोड़ के जो लाइन बनती है उससे विकर्ण बोलते हैं। यानी ये जो मैंने एक लाइन बना दी, इस लाइन को हम बोलते हैं विकर्ण। तो ये एक है। ऐसे ही ये दोनों बिंदु तो आमने सामने के हैं, तो इन दोनों को भी अगर हम जोड़ दें तो ये भी बन जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे विकर्ण। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा था? पहला पॉइंट कह रहा था कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि जो हमारी ये वाली लेंथ है इतनी सी, ये इसके बराबर होगी, और ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी। समान बराबर भागों में बांटते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो है लेंथ बराबर भी होना चाहिए, यानी ये जो लेंथ है ये लेंथ बराबर होना चाहिए इस लेंथ के। तो वर्ग में ऐसा भी होता है। और वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को काटें भी, पर कैसे काटें? 90 डिग्री पे। यानी ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री होगा, ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा। ये सब वर्ग में होता है। और जो सिंगल सिंगल में होता है वो मैंने नाम यहाँ लिखे दिए हैं, तो ये आप समझ जाएंगे, इनको तो आ जाएगा समझ में। ठीक है भाई, करें अगला सवाल फिर। चलो फिर अगले सवाल की भी बात कर ही लेते हैं, अब इतना जिद कर रहे हो तुम लोग तो। पांचवा सवाल ये आ गया हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी चाहिए भाई। कहाँ है? फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन चन 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 क्वेश्चन आ गया ये हमारा भाई। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ भाई एक आयत, भाई अब तो याद कर लिया होगा ना कि आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। हिंदी मीडियम वाले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आपको हिंदी से अंग्रेजी याद हो रही है कि नहीं। तो आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब एक नया सा शब्द आ गया, उत्तल। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। तो हमें ये बताना है कि भैया ये बताओ कि जो आयत है, तो पहले तो बना लेते हैं आयत ताकि दिखने लगे। ये जो हमारा एक आयत है, ये कह रहे हैं कि बताओ भैया ये जो आयत बना लिया है तुमने, ये आयत को तुम कैसे कह सकते हो कि ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल है। तो कॉन्वेक्स और उत्तल का मतलब क्या होता है कि इसके जो डायगोनल बनते हैं, यानी जो विकर्ण बनते हैं। अब विकर्ण मैंने अभी बना के बता दिया था, ये जो विकर्ण है, तो एक विकर्ण बन गया ये और दूसरा विकर्ण बन गया ये। तो अगर ये जो विकर्ण बन रहे हैं, अगर ये उस चतुर्भुज, उस पॉलीगन यानी कि जो बोलते हैं बहुभुज जो बोलते हैं, उसके अंदर बनते हैं, तो ऐसे सारे बहुभुज को हम बोलते हैं उत्तल बहुभुज या फिर कॉन्वेक्स। तो अब देख लो आप क्लियरली, आयत में जो बने हैं विकर्ण हमारे, रेक्टेंगल में जो डायगोनल बने हैं, ये इसके अंदर ही हैं, बाहर तो नहीं है ना कहीं पे भी। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे उत्तल। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर? ये चित्र भी आप बना सकते हो। तो इसको हम ये लिख देंगे भाई, क्योंकि आयत के विकर्ण उसके अंतः भाग में होते हैं, अंतः भाग में होते हैं। इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, आसान सा काम है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे भाई कि बिकॉज diagonals of rectangle lie inside it, therefore it is a convex quadrilateral। क्योंकि भैया इसके जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण हैं, उसके अंदर वाले भाग में होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई बाहर कैसे चला जाता है विकर्ण? तो उसका मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो कोई एक ऐसा हम बना लें कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये ऐसी चौथी साइड है।
अब देखो इसमें अगर मैं विकर्ण बनाऊंगा तो एक जो विकर्ण बन गया वो तो ये अंदर ही बन गया यहाँ पे ये वाला, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा यहाँ से तो ये जो विकर्ण बनेगा ये बाहर आ गया, इसके अंदर नहीं आया। अंदर वाला एरिया कौन सा था इसका, अंदर वाला एरिया तो ये है पूरा, ये अंदर है और ये जो है वो बाहर, तो इसका जो विकर्ण बना वो बाहर आ गया, इसलिए ये उत्तल नहीं होगा, इसको बोलते हैं अवतल, कॉनकेव। और अंदर बन गया तो कॉन्वेक्स, उत्तल हो गया। ठीक है भाई, इतना मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। फिर भी नहीं आए तो भैया कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल देखें फिर। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से पेश किया जाए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहाँ है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन? ये है हमारा अगला सवाल। अभी अगला सवाल कितने मार्क्स के लिए है आपका, ये तो आपका एग्ज़ाम ही बताएगा, पर फिलहाल तो अपन इसका हल कर लेते हैं भाई, ताकि समझ में आ जाए। जितने भी मार्क्स का दे रहे हैं एग्ज़ाम में वो हमारे टीचर के ऊपर है। ठीक है, इधर बना लेते हैं इस डायग्राम को, पास पास में रहेगा थोड़ा तो दिखता रहेगा हमको कि हाँ भाई ये। हाँ जी, पढ़ें प्रश्न फिर। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कहाँ है भाई ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। जैसे ही मैंने सुना समकोण त्रिभुज है तो समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड, त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये भैया 90 डिग्री का ही होगा, कंफर्म है, तभी इसे बोल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या बोल दिया इनने, और बोल दिया ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का, यानी ये जो ओ पॉइंट है, ये जो हमारी सामने वाली भुजा बनी है यानी ए सी, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि जो ए से लेके ओ तक की लंबाई है ये बिल्कुल बराबर होगी ओ से लेके सी तक। ये वाली जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर होगी, तभी हम उसको मध्य बिंदु बोल रहे हैं, यानी बीच का बिंदु। अब वो कह रहे हैं कि भैया ये बता दो कि जो O है, यानी ये जो O है वो कैसे A, B तथा C से समान दूरी पर है। तो भैया देखो A और C से तो समान दूरी पर है ही है। क्यों है, क्योंकि उनने खुद ही बोल दिया कि भैया O जो है वो AC का मध्य बिंदु है। अब हमें बस ये और बताना है कि भैया B से भी कैसे समान दूरी पर है, यानी ये जो OB की जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए OA के और वो बराबर होना चाहिए OC के। ये वो प्रश्न में कह रहे हैं, और उनने हमारी थोड़ी सी मदद भी कर दी भैया, हम पे एक एहसान कर दिया। क्या कर दिया कि उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये उन्होंने हमें करके दे दिया हमारी सहायता के लिए। तो भाई हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। क्योंकि ऐसा करके हुआ क्या, देखो भाई, ऐसा करके ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अब, तो जो पूरा ए बी सी डी बन रहा है हमारा, वो ए बी सी डी बन गया है एक आयत। अब आयत क्यों बन गया, क्योंकि देखो जो ए बी की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है डी सी के, और जो ए डी की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है बी सी के। और अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो फिर भैया ये भी 90 ही होगा, ये भी 90 ही होगा और ये भी 90 ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब ए बी सी डी एक आयत है। तो हम बस ये लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि ए बी सी डी, एक बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी एक आयत है। और अगर ए बी सी डी एक आयत है तो आयत की प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या पता है कि आयत में जो विकर्ण होते हैं भैया वो तो बराबर लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम चित्र को देखें तो, हम चित्र को देखें तो जो विकर्ण है यानी कि जो बी से डी तक बन रहा है ये विकर्ण, वो जो ए से सी तक बन रहा है इसके बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर होगा। और अगर ए सी बी डी के बराबर है तो हमें ये भी पता है कि जो आयत के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी तो करते हैं। आयत के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो जैसे ही मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो OB है वो OA है और OC है और OD है, ये चारों की जो लंबाई है वो बराबर ही होगी। ये चारों की लंबाई बराबर ही होगी। तो मतलब क्या हो गया? जो OA है वो बराबर होगा OB के, और ये बराबर होगा OC के, और ये बराबर होगा OD के। और अगर ऐसा बराबर हो गया तो यही तो है कि जो बिंदु O है वो A और B से क्या है? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर की दूरी पर स्थित है। तो स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? कि बिंदु O A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमको लिखना है। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे भाई? बोल के बताता हूँ। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, मतलब लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो चलो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिख के देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो जिससे। ठीक है, तो आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दैट द लेंथ ऑफ डायगनल्स of rectangle are is equal। लेंथ की बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या लिखनी है हमको अंग्रेजी में? हमको यहाँ अंग्रेजी में ये लिखनी है, और एक बात कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब डायगनल्स, या इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं, इन रेक्टेंगल diagonals bisect each other। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है बस वो तो आप ये इसमें लिखे हुआ है, तो क्या लिख देंगे? O is equidistant from A, B and C। जो एक्सप्लेन लिखा है, एक्सप्लेन y की जगह लिख देंगे therefore O is equidistant from A, B and C। तो स्पष्ट लिख दिया हमने, तो हम लिख सकते हैं clearly O is equidistant from A, B and C। लो भाई, हो गया ये भी सवाल। चलो देखते हैं अगला सवाल फटाफट से। और बहुत ही बढ़िया भैया, अगला सवाल नहीं है, प्रश्नावली हो गई है ख़त्म। ये एक्सरसाइज ख़त्म, और अच्छी बात है कि ये चैप्टर ही हो गया है ख़त्म भाई। तो पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है ये। अगर अब कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। वीडियोस सारे देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है पूरी। एक्सरसाइज 3.4 की है, 3.3 की है, 3.2 की है, 3.1 की है। सारी प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है, जाके वीडियोस देखना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, थोड़ा शेयर वेयर भी कर देना, और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो।